एवरीवन नमस्कार, आप सभी का लॉकवान चैनल में स्वागत है। तो आप बहुत डर रहे थे सर लीगल में बहुत दिक्कत हो रही है ना, एयू एयू के एग्ज़ाम देने में। तो लीगल में आप अभी हम लोग जब सवाल करेंगे तो आपको ये महसूस होगा सर लीगल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिलहाल इस पूरे लेक्चर में हम लोग पूरा बहुत कुछ सीखने वाले हैं ना, पूरी स्ट्रेटजी सीखेंगे, क्वेश्चन को भी सीखेंगे, क्या सवाल आ सकते हैं उसको भी बात करें, हम लोग बीच-बीच में बात करते रहेंगे। साथ ही साथ ये भी आपको रियलाइज़ कराया जाएगा कि जो आप डर रहे हैं वो डरने वगैरह कोई बात नहीं है। आप इसको करने के बाद आपको महसूस होगा कि भई बहुत ज़्यादा आप चार्जफुल महसूस करेंगे, ठीक? तो एक बात आप ज़रूर करेंगे कि सवाल के जवाब आप पहले नोट कर लेंगे अपने साइड से। एक पेन और पेपर रखिए। ये जो सवाल आए हुए हैं पीवाईक्यू इसको हम लोग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी भी सीखेंगे और मैं बुक में भी बता दूँगा कि आप बुक कौन से फॉलो करेंगे। बीच-बीच में मैं बात करता रहूँगा कि भई ऐसे कर सकते हैं, इस सवाल का ऐसे कर सकते हैं, ठीक? तो एक काम करना है, सभी लोग अपना बुक ले लें, नोटबुक ले लें, उसमें सवाल के आंसर नोट कर लेंगे ताकि जो मैं आंसर बताता जाऊँ आप उसको काटते जाएँ। लास्ट में मैं आपको एक अच्छा नंबर बताऊँगा कि अगर आप इतने स्कोर कर पा रहे हैं तो आप बेहतर हैं। इससे आपको कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं, ठीक? तो चलो पहले सवाल को देखते हैं कि पहला सवाल जो लीगल से पूछा गया वो पूछ क्या रहा है? व्हाट इज़ द इंटेंशन इन्विटेशन टू टेंडर? निविदा के लिए जो आमंत्रण किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भई? तो हमने जब आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था तो हमने वो बात की थी कि भाई जो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें जब टेंडर्स पास होते हैं वो क्या होता है कि वो एक इनविटेशन ऑफ ऑफर होता है ना। तो वो क्या है, इट इज़ नॉट अ प्रॉमिस बट एन इनविटेशन ऑफ ऑफर। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। भाई ये क्या है? इनविटेशन ऑफ ऑफर है। ये सर वचन नहीं होता, केवल एक आमंत्रण होता है, ठीक। इससे संबंधित हमने खूब सवाल पढ़े, खूब बातें की। अगले सभी लोग नोट डाउन करते जाएंगे कि भाई उनका कितना सही हो रहा है। विजिलेंस कमीशंस कब आया था भाई? ये हमने बताया था सांथनन कमेटी के थ्रू। ये पहली बार आया, कब आया भाई? 1964 में। तो हमारा विजिलेंस कमेटी कब आया था? 1964 में। सांथनन कमेटी याद रखना, ये आपसे पूछा जाएगा, बहुत पूछता है ना सांथनन कमेटी। ये सांथनन कमेटी खूब पूछता है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट से सवाल आया हुआ कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज़, क्या भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है? या हिंदी में पढ़ लें तो संविदा क्या है? तो संविदा किसे कहते हैं भाई? निम्नलिखित 4 पार्टियों के बीच होती है। एक संविदा, विधि विधि सम्मत संविदा, सामान्य संविदा या फिर केवल लिखित संविदा। तो हमारा भाई संविधान क्या है? विधि सम्मत संविदा है ना, इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो इसमें देखो आप, इसको आप देख पा रहे होंगे, सही जवाब देखो, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ठीक। कितना सिंपल सवाल है, कितना छोटा सवाल है ना। आगे बढ़ो, अगले सवाल की तरफ पूछ रहा है कि इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ टू बी बाइंडिंग, कह रहा है यदि संविदा को बाध्यकारी बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? हमें क्या करना पड़ेगा? इट मस्ट बी ड्राफ्टेड बाय लॉयर, लॉयर के द्वारा इसको लिखवाएं। मीनिंग मस्ट बी अंडरस्टूड इन द सेम सेंस टू ऑल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, सभी जो पार्टियां हैं उनको सही से वही मीनिंग समझनी चाहिए, या फिर मीनिंग शुड बी क्लियर, मीनिंग बहुत अच्छी क्लियर होनी चाहिए, या फिर इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या है भाई? कि संविदा की जो पार्टीज हैं उनको उसी सेंस में आपको पता होना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि भाई सीताफल, जैसे सीताफल जम्मू में क्या है भाई? सब्जी है, और यहाँ यूपी में क्या है? वो फल है। तो दोनों में अंतर हो गया, तो हमेशा क्या होना? सेम सेंस इन द सेम सेंस, है ना। बाकी और ऑप्शंस उसके नियरेस्ट हैं वो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो 86 कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड। तो विवाह विच्छेद को क्या कहते हैं भाई? इसको तो बहुत, ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवोर्स, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? डाइवोर्स, तलाक, है ना। इसको क्या कहते हैं हम हिंदी में? हिंदी में हम लोग इसको तलाक कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं भाई? तलाक, ठीक। सभी लोग अच्छे से सही कर रहे हैं ना। आगे देखो, अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अ कंसिडरेशन कैन बी, बताओ भाई हमारा प्रतिफल कैसा हो सकता है? फ्यूचर ओनली, प्रेजेंट ओनली, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ओनली, या फिर ओनली पास्ट? बताओ क्या हो सकता है हमारा? तो हमारा कंसिडरेशन भूत भविष्य वर्तमान तीनों हो सकता है ना। बताओ भाई, ऐसे ही है ना। अब बताओ क्या इसमें आपको डर लग रहा है? नहीं, ऐसे सवाल आए ही नहीं कि जो नहीं, ये सवाल तो हम लोग भी प्रैक्टिस शीट वगैरह वगैरह में कर रखा है, या यहाँ जो मैराथन सीरीज है इस चैनल पे वो भी हमने उसमें बता रखा है, या अलग अलग प्लेलिस्ट में लीगल एप्टीट्यूड के नाम से सेक्शंस हैं उसमें भी मैंने बता रखा है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आपने जहाँ से कर रखा है वो भी बेस्ट है। इसमें पूछा लोकस स्टैंडी, तो लोकस स्टैंडी क्या होती है भाई? तो लोकस स्टैंडी को हम लोग सुने जाने का अधिकार कहते हैं। लोकल स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन, स्टैंडिंग फॉर लोकल इलेक्शन, या फिर राइट टू बी अपीयर इन द कोर्ट आर हियर बाय द कोर्ट। तो ये हमारा राइट होता है कि कोर्ट में हम अपीयर हों और कोर्ट हमें सुने, इसी को तो लोकस स्टैंडी बोलते हैं, है ना।
इसको हमने पहले भी पढ़ रखा है। आगे देखो, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हिंदी वाले ध्यान देंगे कि सर कोर्ट में सभी को सुने जाने का अधिकार है और वो कोर्ट में पेश भी हो सकता है। उसका सही जवाब हो गया 3। आगे देखो अगले सवाल की तरफ। द टू अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज, जो हमारा प्रशासनिक विधि है उसमें दो बहुत अच्छे प्रिंसिपल दिए गए हैं, तो मैं इसकी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें रूल ऑफ लॉ है और सेपरेशन ऑफ पावर। तो जो हमारा प्रशासनिक विधि है उसमें हमने रूल ऑफ लॉ रखा है, मतलब कि विधि का शासन होगा। शासन किसका होगा, शासन ना तो सीएम का होगा, ना पीएम का होगा, ना डीएम का होगा। शासन किसका होगा, शासन जैसा रूल में लिखा गया है। और ये दो और सभी लोग आपस में लड़े ना, इस वजह से सेपरेशन ऑफ पावर होगा प्रशासन में। इस वजह से हमने सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट और रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को रखा हुआ है। आगे बढ़े हम लोग, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रशासनिक विधि क्या है भाई, हिंदी वाले ध्यान दें। प्रशासनिक विधि सर क्या है, इसमें विधि सम्मत शासन की बात किया गया और शक्तियों के पृथक्करण की। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अगले सवाल की तरफ बढ़ो भाई, क्या करें, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, जो संविदात्मक अधिकार हैं, क्या है भाई, इट इज़ नॉट एनफोर्सिबल राइट, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ राइट इन टॉर्ट, या फिर इट इज़ सेम इन द टॉर्ट, या इट इज़ नॉट एज अ सिविल राइट। तो क्या है भाई, ये हमारा क्या, अगर इसमें सही ऑप्शन हमारा क्या है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द राइट इन टॉर्ट। जो टॉर्ट में सिविल राइट है उससे अलग हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कह रहे हैं कि इसमें से पूछा कि जनहित याचिका में, है ना, जनहित याचिका के लिए कौन जिम्मेदार है। तो वी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस एम आदमी, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस ए एन राय। तो सही जवाब इसका क्या होगा भाई, सही जवाब हो पी एन भगवती। मैंने आपको हुसैन आरा खातून का केस बताया था वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें फ्री लीगल ट्रायल, स्पीडी ट्रायल की बात हुई, याद है। हुसैन आरा याद रखेंगे सभी लोग, क्या याद रखेंगे, हुसैन आरा खातून का केस आया था सर, जिसमें पीआईएल की बात पहली बार हुई थी और उसमें जज साहब कौन थे, जस्टिस पी एन भगवती। ठीक, आगे देखो अगला सवाल पूछा कि फंडामेंटल सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया, जो हमारा भारत का विधि है मूल सूत्र क्या है, मूल स्रोत का है भाई, जो हमारी इंडिया जिससे चलती है। तो मैंने आपको बता रखा वो हमारा संविधान है, क्या है हमारा, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। वो हमारा क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही आज हमारा पूरा देश चल रहा है। इसकी चर्चा हमने खूब कर रखी है। बड़े सवाल हैं, बहुत हल्के सवाल हैं, बताओ भाई छोटे सवाल हैं कि नहीं, आप ठीक कर पा रहे हैं। आगे देखो, राइट एंड ड्यूटीज आर, अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, तो पारस्परिक संबंधित हैं, समन्वित हैं, पृथकृत हैं, या फिर विशिष्ट हैं। तो भाई क्या है, ये को रिलेटेड हैं। बताओ भाई, जहाँ किसी का राइट होगा किसी का अधिकार होगा, है ना, किसी का राइट होगा किसी का ऑब्लिगेशन होगा। ठीक, किसी की राइट किसी की ड्यूटी, तो ये क्या है, को रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो ऑप्शन सही क्या भाई, ऑप्शन ए सही है, दो एक दूसरे से रिलेटेड है। अच्छा, भारत में जो ज़्यादातर मुस्लिम हैं किस संप्रदाय के हैं, लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स आर कवर्ड बाय विच स्कूल ऑफ लॉ। तो पूछ रहा है भाई किस कौन से स्कूल से कवर करते हैं, इसको हमने पढ़ रखा है, हनाफी। तो हम लोग ज़्यादातर जो हमारे मुस्लिम हैं उनको कहाँ कैसे कौन रेगुलेट करता है, कौन सा स्कूल, हनाफी स्कूल। ठीक, आगे देखो अगला सवाल क्या है। व्हेन अ मुस्लिम हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअली कंसेंटेड टू डाइवोर्स इज नोन एज, जब मुस्लिम पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसको हम लोग खुला कहते हैं। क्या कहते हैं, खुला, कि भाई भैया हम लोग सहमति से क्या कर रहे हैं, हम डाइवोर्स ले रहे हैं, तो उसको हम लोग अपने मुस्लिम लॉ में क्या कहते हैं, खुला। ठीक, तो इसका ये भी जवाब सही हो गया। आगे चलो, तो आप देख पा रहे हैं कितने बड़े सवाल आ रहे हैं, आप कर पा रहे हैं सभी लोग, जरा देखो। 96 में कह रहा है कि इन अ लॉ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी डेड इफ इट इज़ नॉट हियर्ड एज लाइफ फॉर। कह रहे हैं कि कितने अवधि तक जीवित न होने की खबर तक एक व्यक्ति को हम मृत्यु मान सकते हैं। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को हम लोग ये ना पता पाएँ कि इतने साल से हम ना जान पाएँ तो हम लोग उसको मरा हुआ मानेंगे। तो ये सही जवाब है 7 साल। ठीक, अगर किसी व्यक्ति को हम लोग 7 साल से नहीं जान रहे हैं कि भाई वो जिंदा है मरा है, तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, मरा। तो 7 साल तक की अवधि होती है कि 7 साल में अगर हम किसी व्यक्ति को नहीं ये पता पाते वो कहाँ है, जिंदा है मरा है, तो हम लोग उसको मरा मानते हैं। ठीक, कानून में। अगला सवाल देखो, बैटरी से पूछा हुआ है कि भाई वर्ड बैटरी मीन्स, तो बैटरी क्या होता है भाई, बैटरी में आपको हानि पहुंचाई जाती है, आपको टच किया जाता है ना। तो इसमें देखो, सेल यूज एज ट्रांसिटर्स, इंटेंशन टू कॉज डेथ, एक्चुअल और इंटेंडेड स्ट्राइकिंग ऑफ अनदर पर्सन, नॉलेज टू कॉज डेथ। इसमें सही है कि एक्चुअल करना चाहिए ना, एक्चुअल हो या फिर इंटेंडेड हो, हमें
हमें उससे नुकसान होना चाहिए, सामने वाले से, वो हमको टच करे या किसी तरीके से नुकसान पहुँचाए। तो सही बैटरी शब्द का आशय से हम लोग क्या समझते हैं, इसका सही जवाब क्या है बालक हिंदी में, किसी अन्य व्यक्ति पर वास्तविक या इच्छापूर्व प्रहार। ये याद रखना, प्रहार जरूरी होता है, ठीक। क्या जरूर होता है, बैटरी में प्रहार, और जबकि असॉल्ट में सिर्फ डर, ठीक, असॉल्ट में सिर्फ डर, कि हम डर गए, जैसे किसी ने बंदूक दिखाई हम लोग डर गए, तो वो क्या हो गया भाई, वो असॉल्ट हो गया, ठीक। लेकिन बैटरी के लिए हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट उसने मुझे हम पर प्रहार कर रखा हो। डैमेज आर अवॉर्डेड एक्सेप्ट इन वन केसेस। तो डैमेज किस में छोड़कर सब में मिलता है, तो केवल एक को छोड़कर क्षतिपूर्ति किस में मिली दी जाती भाई, जरा देखो। अब टॉर्ट में, लाइबल सूट में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, क्रिमिनल कंडक्ट में, आपराधिक आचरण, संविदा भंग, अपकृत्य या अपमान के विरुद्धवाद में। तो बताओ भाई, आपराधिक में हमें क्या मिलती है सर, सजा मिलती है, क्या मिलती है हमें, पनिशमेंट मिलता है। बाकी हमें क्या मिलता है सर, हमको बाकी में डैमेज मिलता है ना। इसमें पूछ रहा किस में डैमेज नहीं मिलता, तो भाई वो हमारा आपराधिक विधि है, ठीक। आपराधिक विधि में हमें फांसी 2 साल 3 साल की सजाएं, 10 साल, इस तरीके की सजाएं मिलते हैं। आगे देखो भाई, मेंस रिया इज, तो बताओ भाई मेंस रिया क्या है, सभी लोग मुझे बताओ। गिल्टी माइंड, इंटेंशन, इविल, अनलॉफुल एक्ट। तो भाई वो क्या है, गिल्टी माइंड है, इसमें कुछ सोचने वाली बात है, बताओ नहीं। मेंस रिया क्या है भाई, आपराधिक मस्तिष्क की बात करता है ना। किसकी बात करता है, आपराधिक मस्तिष्क की। इसका सही हिंदी में क्या जवाब होगा भाई, हिंदी में क्या जवाब होगा, आपराधिक मस्तिष्क, गिल्टी माइंड ना। आगे चलते हैं हम लोग। अ मैरिज बिटवीन एन अनमैरिज वुमेन्स एंड अ मैरिड मैन वेयर हिज वाइफ इज लाइव इज। यानी एक अविवाहित महिला हो और एक विवाहित पुरुष के साथ शादी कर लेती है, जबकि उस पुरुष की पत्नी भी जीवित है, तो बताओ भाई विवाह कैसा होगा, बताओ। हिंदू लॉ का अच्छा सवाल है। अकृत हो जाएगा सर, शून्य हो जाएगा, सूडकर्णी हो जाएगा, फिर वैध होगा, तो क्या होगा भाई, वो शून्य हो जाएगा। कैसा होगा, शून्य, ठीक। तो मैरिज कैसे हो जाती है, शून्य, जब एक पत्नी जिंदा रहे और दूसरा विवाह हो जाए, ठीक। हमने पढ़ रखा है दूसरा विवाह भी सही होना चाहिए, वो 7 फेरे है ना। आगे देखो, अगले सवाल में, अ चाइल्ड बॉर्न्स आफ्टर द फादर्स डेथ इज। अच्छा, ये तो आपका मैगजीन भी सवाल होगा, लॉ में आया है तो इसको पॉस्थुमस बोलते हैं ना। जैसे बच्चा पैदा हो, पिता मर जाए, ठीक, तो उसको हम लोग पॉस्थुमस बोलते हैं। पिता की मृत्यु के पश्चात जन्म लेने वाला, मरणो फ्रांस। आप हिंदी में भी देख लेंगे, जो बच्चे जिनको इंग्लिश, एक बार हिंदी भी देख लें, तो मरणोत्तर मतलब मरने के बाद, पिता के जैसे पिता मरा बच्चा, है ना। ओके, फिलहाल आगे देखें, हस्बैंड एंड वाइफ हैज अ राइट टू ईच अदर्स कंपनी, दिस इज राइट इज कॉल्ड। जो पति एवं पत्नी को जो पारस्परिक सहचार का अधिकार है, वो उसे हम लोग क्या कहते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे में डिस्कस किया है कि भाई पति पत्नी को जो आपसी अधिकार होते हैं, क्या बोलते हैं, विधिक अधिकार बोलते हैं, वैवाहिक अधिकार बोलते हैं, दाम्पत्य अधिकार बोलते हैं, या फिर कंसेंटोरियम राइट्स बोलते हैं, या फिर विधिक अधिकार, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगल राइट्स बोलते हैं। और हमने आपको पढ़ा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, खूब पढ़ा है हमने, पढ़ा है कि नहीं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट पढ़ा है, तो यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर, जैसे आप नहीं पढ़े होंगे तो आप करेंगे सर मैट्रिमोनियल राइट्स हो सकता है, कंसेंटोरियम राइट्स हो सकता है, ये सब नहीं है। तो क्या उसको बोलते हैं, कंजुगल रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। हालांकि हमारा यहाँ कंजुगल राइट से सवाल पूछा है। एक बड़ा अच्छा सवाल आया है कि जो मैगजीम हमने पढ़ी इंटरनेशनल लॉ में, पैक्टा सर सर्वेंडा मीन्स एन ऑब्लिगेशंस ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट टू हॉनर द ट्रीटी, टू नॉट टू हॉनर द ट्रीटी, है ना, हॉनर द ट्रीटी, नॉट टू हॉनर द ट्रीटी, टू पास द ऑब्लिगेशंस टू द सेम एंड अदर कंट्रीज बोथ 1 and 2। तो हमारा पैक्टा सर सर्वेंडा क्या कहता है कि भाई हमें ट्रीटी का सम्मान करना है ना, हमें संधि का सम्मान करना, संविदा का सम्मान करना, या फिर संधि का सम्मान करना, ठीक, ठीक, यही कहता है हमारा पैक्टा सर सर्वेंडा, यही कहता है, ठीक। आगे चलो, देयर इज अ शिफ्ट इन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। हमारा जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, मतलब क्रिमिनल लॉ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये बात को पढ़ रखा है हमने, थ्योरीज भी पढ़ रखी हैं सारी, थ्योरी, रिट्रीब्यूटिव, रिफॉर्मेटिव, इनकैपेसिटेशन, है ना, ये सब पढ़ा है। तो हमारा क्या है, हम लोग पुनिटिव टू रिफॉर्मेटिव चल रहे हैं, हम लोग क्या चल रहे हैं, हम लोग इस समय, हम लोग सजा की तरफ से सुधार की तरफ, सजा से सुधार हम लोग चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं भाई, सुधार, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, इसका सही डांडिक से सुधारात्मक, हिंदी में क्या जवाब होगा इसका, डांडिक से सुधारात्मक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब देखो अगला सवाल 105 देखो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ क्या है भाई, इज एक्सक्यूज है, इज नॉट एक्सक्यूज है, इज अ गुड डिफेंस है, या फिर इज नॉलेज ऑफ द फैक्ट। तो विधि की अज्ञानता क्या भाई, एक अच्छा बचाव, बताओ भाई, अगर हम विधि की भूल करते हो तो क्या हमें क्षमा मिलेगा, तो नॉट एन एक्सक्यूज, ये हमारा क्षमा नहीं योग्य है।
इसको इसको क्षमा नहीं किया जा सकता, ठीक। इसमें हार्डनेस कुछ दिख रही, किसी को हार्ड दिख रहा है कि पेपर हार्ड आया, पेपर बहुत ईजी आए हैं। बस आपको क्या करना है सर, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ो। अभी मैं बताऊंगा कि भाई आप करेंगे क्या, एग्जैक्ट में आप क्या करेंगे, ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे उसके विषय में, पहले सवालों को ख़त्म कर लें। तो देखो अगला सवाल क्या है कि टॉट इज सिविल रॉन्ग एज अपोज टू। तो जो करेंगे अपकृत एक सिविल त्रुटि है जो निम्नलिखित में से के प्रतिकूल है। भाई बताओ, जो सिविल रॉन्ग है, टॉट, टॉट किसके विपरीत है बताओ। टॉट, अभी इसी से ऐसे संबंधित सवाल हमने आगे भी पढ़े, आपराधिक त्रुटि, टॉट हमारा अलग है और क्रिमिनल रॉन्ग अलग है। तो इसका सही जवाब क्या है, चौथा सही जवाब है कि भाई टॉट और ये दोनों अलग हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डिफेमेशन मीन्स, बताओ भाई, डिफेमेशन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, मानहानि किसे समझते हैं आप। तो ऑप्शन है अटैक ऑन द पर्सन सेल्फ रिस्पेक्ट, अटैक टू द पर्सन रेपुटेशन, अटैक टू द पर्सन फ्रीडम, या फिर अटैक टू द पर्सन इक्वलिटी। तो हम लोग क्या जवाब सही होगा, रेपुटेशन पर हम लोग क्या करें, उसके अटैक कर दें तो उसको डिफेमेशन बोला जाता है। ये आपको 499 याद आ रहा है सभी को, ठीक। आगे चलते हैं, सेक्शन भी याद रखेंगे। डिफेमेशन इस बार आपसे पूछ लिएगा, अगली बार सेक्शन पूछेगा। मानहानि से क्या भाई, हम लोग उस व्यक्ति के खाते पर प्रहार करते हैं, क्या करते हैं, उसकी जो गरिमा है, उसके जो मान सम्मान है, उसको हम लोग लेस करते हैं, उसको हानि पहुंचाते हैं, ठीक। अगले सवाल की तरफ देखो, बड़ा अच्छा सवाल पूछा, कॉन्ट्रैक्ट से आया हुआ है, कि पूछ रहा है कि भाई व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इज बिकम्स, कह रहे हैं कि जब एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है वो क्या बनता है। तो ऑप्शन है एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल, या फिर कंसिडरेशन। तो प्रॉमिस बनने पर हमारा क्या हो जाता है भाई, एग्रीमेंट बन जाता है। हालांकि इसमें प्रॉमिस होना चाहिए था, लेकिन जब ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग करार मान लेंगे ना। तो जब एक्सेप्टेंस हो जाता है तो प्रॉमिस बनता है। और हमने पढ़ा है कि एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस बिकम्स एग्रीमेंट। तो वो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, 108 में ए। तो करार हमारा बन जाता है जब एक्सेप्ट हो। वैसे सही तो ये होगा कि प्रॉमिस, लेकिन प्रॉमिस में दिया नहीं है तो हम लोग क्या मान लेंगे, इसको एग्रीमेंट मान लेंगे। क्लियर है, आगे चलो जरा, आगे देखो क्या सवाल है। अच्छा, नेचुरल जस्टिस इज, क्या भाई जो स्वाभाविक न्याय होता है वो कैसा, वेरी कॉम्प्लेक्स है सर, वेरी सोफिस्टिकेटेड है, एलिमेंट्री एंड सिंपल है सर, अत्यंतिक जटिल है, अभित्याज्य है, तकनीकी है, या फिर सर मूलभूत और सरल है। तो सही जवाब इसका है भाई ये नेचुरल जस्टिस। मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिए हैं कि भाई एक गरीब, बारिश होगा तो एक गरीब भी भीगेगा या फिर एक अमीर भी भीगेगा, है ना। आप आम के फल के नीचे जाएंगे, जो आम का पेड़ है उसके नीचे जाएंगे, तो वो गरीब को और अमीर को देख कर नहीं, वो पक जाएगा तो गिरेगा, अदरवाइज नहीं गिरेगा, है ना। वो तो नेचुरल जस्टिस तो क्या है, वो बहुत एलिमेंट्री और सिंपल है, ठीक। आगे बढ़ो। ट्राइब्यूनल्स आर क्रिएशन ऑफ, किसके भाई, जो हमारे ट्राइब्यूनल्स हैं वो किसकी वजह से हैं। तो सही जवाब इसकी क्या है भाई, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, पब्लिक ओपिनियन, या फिर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो हमने ट्राइब्यूनल्स किससे बनाए हैं भाई, इसको आप याद रखिए कि ये 323 में 323 ए और बी में लिखा गया है। इसको हमने 42वें संविधान संशोधन में लाया। हालांकि मैंने इसकी बात आप वहाँ भी बताई, 1976 में इसको हमने लाया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखें क्या कह रहा है। अगले सवाल को देखो, कह रहा है कि सिविल प्रोसीजर कोड रिलेटेड टू, तो जो हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता है किससे संबंधित है। तो भाई बताओ, तो इसमें कह रहा है लेजिस्लेटिव प्रोसेस, रेवेन्यू मैटर्स, या फिर सिविल प्रोसीजर कोड, ओनली द सुप्रीम कोर्ट। तो सही जवाब है कि भाई हमारा, इसमें सही सवाल पूछा नहीं है, फिर भी हम लोग इसका सही जवाब दो मारेंगे कि ये क्या है, सीपीसी हमारा सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड है ना। अगला सवाल पूछा डिक्री मीन्स, हम लोग डिक्री का क्या मतलब समझते हैं। तो डिक्री का आशय क्या है, ये डिक्री याद रखेंगे, ये सब सिविल सीपीसी में यूज होते हैं ना, सिविल वाले मैटर में डिक्री यूज होती है। डिक्री में जैसे हमारे यहाँ आज कोर्ट के जजमेंट आते हैं, लेकिन डिक्री क्या है, इसको हम लोग आप जान लें, इसको बोलते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन डिसीजन। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा डिसीजन होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन, किसी जो पार्टीज होते हैं उनके राइट को हम लोग फॉर्मली डिटरमाइन करते हैं और एक नतीजे तक पहुंचते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा कि निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, ठीक। मतलब औपचारिक अभिव्यक्ति का मतलब निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, मतलब जज जो है वो जो औपचारिक रूप से अपना व्यक्त करता है किसी पार्टी के राइट्स को, उसी को बोलते हैं डिक्री, ठीक। जो सिविल में, मतलब सिविल में जो सर जजमेंट आते हैं उसी को डिक्री बोलते हैं, ठीक। इतना याद रखें। नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहियर्ड, ये है, पूछ रहा है कि भाई किसका प्रिंसिपल है, नेचुरल जस्टिस है, इक्विटी है, सिविल लॉ है, या फिर क्रिमिनल लॉ है। कह रहे हैं कि किसी को सुने बगैर हम लोग उसको सज़ा नहीं दे सकते या दोषी नहीं मान सकते हैं। तो बताओ भाई,
बिना सुनवाई के हम लोग किसी को दोषी नहीं मान सकते। ये तो हमारा क्या है, स्वाभाविक नाम है, ये नेचुरल जस्टिस है। यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा नेचुरल जस्टिस है। ऑप्शन क्या सही, ऑप्शन 1 सही इसमें, है ना, ये हमारा ऑप्शन 1 सही। आगे बढ़ो। पायरेसी इन द क्राइम कमिटेड, जो हम लोग पायरेसी करते हैं, ये हमने आपको जो इंटरनेशनल लॉ में पढ़ा रखा है कि भाई पायरेसी या फिर प्राइवेसी भी कह सकते हैं, लेकिन पायरेसी जो इंटरनेशनल लॉ में यूज होता है। तो प्राइवेसी कहाँ होती है, ये हाई सी में भी आप नहीं कर सकते ना, पायरेसी आपको हाई सी में भी मना है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन देयर इज नो कंसेंट देयर इज, कह रहे हैं अगर कोई कंसेंट ना हो तो क्या होगा भाई, सहमति के अभाव में, अगर सहमति का अभाव हो तो क्या एग्रीमेंट होगा, नो एग्रीमेंट, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो एक्सेप्टेंस या फिर नो प्रपोजल। तो क्या कहेंगे भाई, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। इसका सही जवाब आप 1 और 2 भी कर सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या है, नो एग्रीमेंट, है ना। बिना कंसेंट के एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक, हमने पढ़ा ही एग्रीमेंट के पूरे एसेंशियल हैं, जो हमने सेक्शन 10 में पढ़ रखा, धारा 10 में हमने एसेंशियल्स पढ़ रखे हैं एग्रीमेंट के। तो एसेंशियल्स में दिया गया है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, मेजर पार्टी होना चाहिए, है ना, चीज़ें अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, है ना, हमारे पॉलिसीज़ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं, ये सब बातें हमारे सेक्शन 10 में कही गई, उसको हमने पढ़ भी रखा। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है भाई। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है, यहाँ एग्रीमेंट भी दिया हुआ है। तो अब हमेशा कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हमेशा आप पहले एग्रीमेंट पे जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के विषय में सोचेंगे। ठीक, आगे देखो, आगे सवाल क्या कह रहा है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, जो संविदा भंग होती है उसका मतलब क्या है भाई, वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, रिफ्यूजल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ओनली आफ्टर द एक्सेप्टेंस विथ प्रेजेंट। तो संविदा भंग का क्या मतलब है कि संविदा का उल्लंघन कर देना, वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने संविदा का उल्लंघन कर दिया, या संविदा का निष्पादन नहीं होना, संविदा के निष्पादन से आप इनकार कर रहे हैं, या फिर तो हम लोग क्या बोलते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करना। ठीक, वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, आगे चलते हैं। डैमेज आर अवॉर्डेड बाय द कोर्ट इज, तो जो डैमेज होते हैं वो किस कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, इसको देखो भाई, डैमेज कौन सा कोर्ट देता है, सिविल कोर्ट देती है, क्रिमिनल कोर्ट देता है, या फिर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें ये मिलता है, या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बताओ भाई हमें डैमेज कहाँ मिलता है, अभी हमने ये पढ़ा है कि डैमेज हमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो संविदा होती है, संविदा के भंग होने पर ही हमें क्या मिलता है, डैमेज। क्या मिलता है, संविदा के भंग होने पर हमें डैमेज मिलती है ना। क्लियर, आगे चलते हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में हमें सज़ा भी मिलती है ना, सिविल में अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, फिलहाल तो क्या है भाई, अगर हमें क्षतिपूर्ति कहाँ मिलती है, हमें क्षतिपूर्ति सर संविदा भंग होने पर। ठीक, आगे देखो, बड़ा अच्छा सवाल लिखा कि एनी डिसीजंस गिवन बाय द कोर्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द पार्टीज इज कॉल्ड, कह रहे हैं कि डिक्री, कह रहे हैं कि किसी पक्ष की अनुपस्थिति में जो कोर्ट निर्णय देती है, मतलब एक पक्ष ना हो फिर भी कोर्ट डिसीजन देते भाई, वो पार्टी ना आए हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्री बोलते हैं, एक्स पार्टे डिसीजन बोलते हैं, जजमेंट बोलते हैं, या फिर इंजंक्शन बोलते हैं। ये हमने मैगजीन में पढ़ रखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स पार्टे डिसीजन। एक पक्षी मतलब एक ही पार्टी आई थी, जज ने उसी को सुना और डिसीजन दे दिया। हालांकि हमारे पास आरडी अल्टरम पार्टिंग के भी प्रोविजंस है, लेकिन यहाँ वो नहीं चलता, यहाँ क्या चलता है, एक्स पार्टी डिसीजन। ठीक, तो क्या है भाई, एक पक्षी निर्णय। तो इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, जब एक पार्टी आए उस पर डिसीजन दो तो उसको एक्स पार्टी डिसीजन। समन इशूड बाय सिविल कोर्ट्स, अगर मान लो जो सिविल कोर्ट्स हैं वो आपको समन भेजें तो क्या करेंगे भाई, सिविल कोर्ट्स आपको समन भेजे तो क्या करें, शैल बी रिक्वायर ऑफ ओबीडियंस। तो कह रहे हैं सिविल कोर्ट समन जारी करे तो क्या करेंगे भाई, आप उसका अनुपालन आवश्यक होगा, नहीं होगा, या पक्ष पर निर्भर करता है, या फिर वकील पर निर्भर करता है। ठीक, तो वो भाई उसको करना पड़ता है ना, क्या करना पड़ता है, उसको हम लोग मानना पड़ता है। नोटिस जो जाती है उसको हम लोग ऑब्लिगेशन करते हैं ना। अगला, अ लॉ विच कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम पास्ट डेट इज कॉल्ड, कह रहे हैं कि जो ऐसे लॉ होते हैं जो पास्ट डेट पे आते हैं, है ना, हमने आपको पढ़ा एक्स पोस्ट फैक्टो पढ़ा है, आपको प्रोविजन याद आ रहे हैं, आर्टिकल 20 वाले प्रोविजन आ रहे हैं, सब क्लॉज 1 जो हमने पढ़ा था एक्स पोस्ट फैक्टो। तो क्या वो लॉ, क्या उसको क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ क्या बोलते हैं, जो पीछे से लागू होते हैं, मतलब कि क्राइम आज हो लेकिन हम लोग उसको बैक डेट से लागू करा लेते हैं किसी भी लॉ को। ठीक, तो उसको हम लोग बोलते क्या है, ये पूछा आपको बोलते क्या है, उसको हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। हिंदी में देखें क्या लिखा, किसी भी पूर्व तिथि
फिर जो हम लोग लॉ लागू कराते हैं उसको हम लोग अब इसमें बोलते हैं भूतलक्षी। भूत आप भूतकाल समझते हैं, जैसे पास्ट, पास्ट आपने पढ़ा, भूतकाल, तो ये आप ऐसे भी याद रखेंगे कि जो सर पीछे से लॉ होते हैं, जैसे क्राइम आज किया लेकिन लॉ बनाया तो हम लोग पीछे से इसको लागू कर रहे हैं कि ये बहुत दिन पहले से लागू होगा, तो उसको हम लोग, हालांकि हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर रखा है। अब अगली मैगजीम भी पूछी, बड़ा अच्छा मैगजीम पूछा है कि मैगजीम एक्टस नॉन फेसिट्रियस निसीमेंट सेट्रिया, तो पूछ रहा है कि भाई इस मैगजीम का मतलब क्या है। तो इस मैगजीम का मतलब क्या है, क्राइम हैज़ टू बी कपल्ड विद गिल्टी माइंड, देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट एन गिल्टी माइंड, द क्राइम इज रिजल्ट ऑफ द गिल्टी माइंड, या फिर क्रिमिनल माइंड्स लीड्स टू द क्राइम। सबका मीनिंग लगभग सेम सेम है, लेकिन क्या एग्जैक्ट इसका मतलब होता है। सही जवाब है ऑप्शन 2, देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट गिल्टी माइंड। ठीक, इस मैगजीम का मतलब ये है। ठीक, ओके आगे चलो। तो क्या है भाई, दोषी मन के बिना कोई अपराध संभव नहीं है। हिंदी में क्या सही जवाब होगा सर, ऑप्शन 2 होगा, दोषी मन के बिना अपराध संभव नहीं। आगे देखो अगले सवाल, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज कंटेन्ड इन, बताओ भाई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ मिला है। अब आपको ये देखो सेक्शन पूछा हुआ, तो ये इसमें 94, 95, 96 या फिर 98, तो सही जवाब क्या होगा इसका, सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा 96। क्या कहाँ दिया गया है हमारा, धारा 96 ऑप्शन 3 में, है ना। अब इसके विषय में थोड़ी बात आप याद, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में याद रखेंगे कि सर ये हमारी बॉडी के खिलाफ है, हमारे प्रॉपर्टी के खिलाफ है। इवन दो हम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी बचा सकते हैं, साथ ही साथ किसी दूसरे की बॉडी भी बचा सकते हैं, ऐसा हमें 96 पावर देता है कि नहीं देता है ना। तो ऐसा मुझे पावर देता है, इस वजह से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। हालांकि वो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सेक्शन इस बार पूछा, इस बार आपसे वो बात पूछेगी, क्योंकि छोटे छोटे सवाल हैं। ये मैंने आपको उस समय पढ़ाते समय भी बात कही थी कि नहीं की थी, बताओ बालक, कहा था हमने। हाँ आगे चलो, आगे देखो अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, कह रहे कि जो अपराध के लिए दुष्प्रेरण क्या है, इज ऑलवेज एन ऑफेंस, इज अ नेवर एन ऑफेंस, मे एन ऑफेंस डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेज बट नॉट ऑलवेज। ठीक, या फिर कह रहे कि मे नॉट बी एन ऑफेंस डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेज। तो बताइए, हमेशा हमने अबेटमेंट को हमेशा क्या माना है कि अबेटमेंट हमेशा जो होता है वो एक तरीके का ऑफेंस है। आप किसी को उकसा दिए तो वो क्या आ गया, ऑफेंस। तो ऑप्शन ए सही कि भाई सर ऑलवेज एन ऑफेंस, अबेटमेंट क्या है हमारा, सर्वदा सर एक अपराध होता है। हम किसी को उकसाएंगे नहीं, उकसा दिए तो वही हमारा अपराध हो गया। ठीक, अब उसमें और कोई ज़रूरत नहीं। आगे देखो अगला सवाल पूछा कि अगला सवाल क्या पूछ रहा है भाई, अगला सवाल पर फॉर एन अनलॉफुल असेंबली अंडर द सेक्शन 141 ऑफ द आईपीसी द मिनिमम मेंबर ऑफ पर्सन, कहने की जो भारतीय दंड संहिता है ना, भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव के लिए कितने आदमी चाहिए हमें। ठीक, तो बताओ भाई कितने आदमी चाहिए हमको, मिनिमम कितने चाहिए, 5। तो कितने, 5 आदमी रहेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, अनलॉफुल असेंबली। ऐसे बनती नहीं, हमने पढ़ा है कि भाई असेंबली अनलॉफुल नहीं होती। मैंने आपको बताया शादियों में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उस असेंबली का पर्पज़ क्या है ये हमने आपको 41, हालांकि वो आपसे नहीं पूछेगा, यही सवाल आपसे पूछेगा, या तो आपसे सेक्शन पूछ लेगा या फिर आपसे ये इतनी इन्फॉर्मेशन, इससे अधिक नहीं पूछेगा। बस ये आप ये अभी मान लो पूछ भी लिए तो आप ये जानते रहें जो लॉ के विरुद्ध हो, जो आईपीसी में दिए गए बातें उनके विरुद्ध हो, वो क्या होंगे, अनलॉफुल काम होंगे। ठीक, ओके आगे चलो देखो, ड्यूरिंग फाइटिंग बिटवीन ए एंड बी टू लेडीज, ए पुल्स बीस बाय हेयर एंड रिमूव सम ऑफ देयर हेयर्स, ए इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ। ये भाई लड़ाई हो रही, हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी वाले बालक पढ़ लें जरा, कि दो महिलाएं हैं, ए और बी के बीच संघर्ष हो रहा है। ए ने बी के केस बाल उखाड़ लिए, कुछ दो चार, तो ई कौन सा अपराध किया होगा, साधारण उपहति, गंभीर उपहति, उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण ढंग से सामान्य उपहति, या फिर उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण ढंग से गंभीर उपहति। तो फिलहाल इसका सही जवाब ऑप्शन अच्छा सबसे ऑप्शन 3 होगा कि भाई हम लोग क्या किए हैं, सिंपल हर्ट किए हैं उतावलेपन के साथ, है ना, उपेक्षापूर्ण नेग्लिजेंस तरीके से हमने क्या किया है, सिंपल हर्ट किया। ठीक, आगे देखो, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 5 एंड मोर पर्सन इज एसेंशियल फॉर, तो कि जब 5 या उससे अधिक मेंबर्स की ज़रूरत किस में होती है, डकैती में या फिर रॉबरी में या फिर थेफ्ट में, तो हमें क्या वहाँ डकैती में ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आगे चलो, द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम क्या है भाई, क्राइम के एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है भाई, तो मोटिव, मेंस रिया, एक्टस रिया, मोटिव, इंटेंशन एंड नॉलेज। तो एसेंशियल आपको बताने की एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम क्या है हमारे पास, एक्टस रिया, मेंस रिया, नॉलेज, इंटेंशन एंड और एक्शंस। तो
तो क्या इसका जवाब है, अपराध के आवश्यक तत्व हमारे क्या हैं? तो हेतु, आपराधिक मनस्थिति। तो इसमें हमने आपको 2 ही चीज़ बताई हैं, कौन सा? ऑप्शन 3 सही है, आपराधिक कार्य और आपराधिक मनस्थिति, यही क्या है, एसेंशियल ऑफ क्राइम्स हैं। ठीक, बाकी हमने स्टेजेज आपको क्राइम पढ़े हैं, सभी स्टेजेज ऑफ क्राइम पढ़े हैं, उसको भी देख लीजिएगा। एसेंशियल ऑफ क्राइम जब आपसे पूछे, मोटिव भी हमने ठीक से पढ़ रखा है, इंटेंशन, मोटिव, सबको हमने ठीक से पढ़ रखा है। आपको ठीक से रिवाइज करना, और साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट में भी वो सारी बातें हैं। ठीक, यहाँ पे इस चैनल पे प्लेलिस्ट में वो सारी बातें हैं, तो आप उसको भी अच्छे से करेंगे। तो आप देख रहे हैं ऐसे सवाल नहीं आ रहे हैं कि जिससे आपको बहुत डर लगे। ठीक, आपके डर खत्म हो रहे हैं। आगे देखो, अगले सवाल पे पढ़ते हैं। When the injury is intended and sufficient to cause death in the ordinary course of nature and that followed the offenses attempt to murder, culpable homicide not amounting to murder, murder attempt to suicide। तो क्या बोलते हैं भाई, जब हम लोग इस तरीके की ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, हमने ये पढ़ रखा है, ये हमने पढ़ रखा है ना, कल्पेबल होमिसाइड 299 या 300 हत्या। तो इस तरह सवाल, यदि शारीरिक क्षति जानबूझकर की गई हो और मृत्यु के लिए सामान्यतः पर्याप्त हो और मृत्यु कारित हो जाए तो क्या होगा भाई, हत्या का प्रयास होगा। आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है, या फिर हत्या हो गया भाई, ठीक, या फिर आत्महत्या का प्रयास। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इस तरीके के ऑफेंस को क्या बोलेंगे, जब हमें जानबूझकर की गई हो और मृत्यु का सामान्य पर्याप्त हो और मृत्यु कारित हो जाए, तो इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, आपराधिक मानववध, जो हत्या की कोर्ट में नहीं आता। ठीक, तो ये हत्या के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा भाई, कि वो मैच भी करे 300 से, है ना। रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट फ्रॉम बॉडीज ऑफ वंस आफ्टर काजिंग डेथ इज, कह रहे हैं कि अगर किसी की डेथ काज कर आप उसका सोना छीन ले रहे हैं ना, किसी की हत्या करने के पश्चात शरीर से आभूषण उतार लेना क्या कहलाता है, ये आपका रॉबरी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, लूट आपने किया है ना, आप लूटते लूटते क्या किया भाई, उसको, उसका ऑर्नामेंट भी ले लिया, उसकी डेथ भी कर दी, है ना। आगे चलते हैं। 6 पर्सन असेंबल ऑन प्लेटफॉर्म मुंबई रेलवे स्टेशन starting fighting with each other. The passenger presented at the railway station got annoyed and disturbed. The public reported matters to the police. 6 person of guilty of unlawful assembly, rioting, assault, affair। तो क्या होगा भाई, कुछ लोग जो हैं मुंबई स्टेशन पर एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं ना, जैसे जो वहाँ के लोग हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, अशांत माहौल हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एफेरी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, दंगा। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग दंगा बोलते हैं। ठीक, जब पब्लिक पीस आप डिस्टर्ब कर दें, किसी सड़क पर लड़ाई कर लें, जाम कर दें, इसको क्या एफेरी बोला जाता है। ठीक, तो ये हमने देखा कि भाई ये हमारे पूरे लीगल के सवाल रहे। ठीक, तो आप इसमें बताओ भाई कि आपको ये पता होगा कि सर हमने बहुत सारे सवाल अच्छे से कर लिए। ठीक, लीगल में हमने, अगर आपने लीगल में, मुझे उम्मीद है कि आप लगभग 35 सवाल तो कर ही लिए होंगे ना, या फिर आप 30 करें। जिन्होंने 30 कर लिया सही, वो समझो बहुत बेहतर में है ना। 30 आपने कर लिया तो बहुत बेहतर में, कोई दिक्कत हो, आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है। तो आपने देखा कि जो लीगल का सेक्शन हो गया, या फिर हमने इससे पहले जो सेक्शंस किए, उसमें आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सिर्फ रिवाइज करते रहिए, अच्छे करते। इसके लिए क्या हो सकता है सर, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो आप सिर्फ वीडियो देख लें, आपके पास जो क्वेश्चंस अवेलेबल है उसको देख लें, बस उतने ही आपको करना है, अधिक कुछ नहीं करना। आप मैराथन वाली वीडियो देख सकते हैं, साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी है, या फिर आपने पहले पढ़ रखा है तो उसको रिवाइज कर रहे हैं। क्या करना है उनको सर, रिवाइज। रिवाइज सबसे बेस्ट होता है, उससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए बालक कि सर ये जो आप कह रहे थे वो सब ठीक है, मेरा प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा है, मैं फालतू का डर रहा था ना। तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस आप रिवाइज करते रहिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको अब कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, या मुझे कुछ दिन और ठीक से रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक, जो भी आपके मन में पीड़ा हो, जो भी आपको लगे, वो कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, जो बताइएगा, मैं उस पर कोई एक बेहतर सोल्यूशन देने का प्रयास करूँ। हालाँकि हाँ, बिना घबराए, बिना डरे, ऐसा कुछ है नहीं। आप इसको, ये सवाल हैं, ऐसे ही सवाल फिर से आने वाले हैं, तो आप हमेशा तैयार रहें एकदम पूरे जोश के साथ। आप अच्छा करने जा रहे हैं, अच्छा फोड़ के आएंगे, और मैं ये पूरी उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूँ, है ना। तो आप ऐसा करें, उम्मीद है। ओके, फिलहाल सभी लोग अच्छा करें, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।